नमस्ते दोस्तों, जीवन ज्योति पॉडकास्ट के इस बहुत ही खास एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आश्रिया निरंजन फ्रॉम क्लास 6th और मैं हूं अक्षिता श्रीवास्तव क्लास 5th और आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल स्टूडेंट लेड पॉडकास्ट जिसमें हम पढ़ेंगे पढ़ाई, सोच और डेवलपमेंट के कल्चर की। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री व सिंचाई मंत्री श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी। एक ऐसा नाम जो पूरे यूपी में विकास, ईमानदारी और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन उनकी असली कहानी यहाँ उरई की मिट्टी से ही शुरू होती है। उनका परिवार सिंपल बैकग्राउंड से था और जब उनके बड़े भाई की पोस्टिंग जालौन में पुलिस डिपार्टमेंट में हुई तब स्वतंत्र देव जी भी यहीं आए, यहीं पढ़ाई की, यहीं संघर्ष किया और धीरे धीरे उरई को ही अपनी कर्म भूमि बना ली। आप स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं, उरई की गलियां, डीवीसी कॉलेज के शॉट्स और छोटे स्टेज पर स्पीचेस, ये उनके उन दिनों की यादें हैं जब उन्होंने स्टूडेंट लीडर के रूप में अपना पहला कदम रखा। डीवीसी कॉलेज में जब उन्होंने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा तब वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी इसी हार ने उनकी जीत का रास्ता तैयार किया। यही उनका 0 to 1 मूवमेंट था। 1986 में स्वयं सेवक के रूप में शुरुआत, फिर यूपी युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी और स्टेट प्रेसिडेंट और आज उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री जो पूरे राज्य में जल से नल और पानी संरक्षण की जिम्मेदारी संभालते हैं। उरई के एक आम छात्र नेता से लेकर एक बड़े कैबिनेट मंत्री तक ये सफर हमें सिखाता है कि अगर हौसला हो और इरादा सच्चा हो तो छोटे शहर भी बड़ी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जालौन कम्युनिटी लाइब्रेरी के मंच से और हम सब स्टूडेंट्स की तरफ से हम स्वागत करते हैं श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी का। सर, आमतौर पर लोग आपसे पानी और विकास की बात करते हैं, लेकिन आज हम आपसे पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से पर्सनल क्वेश्चन से। सर, एक कैबिनेट मिनिस्टर का दिन कैसे बीतता है और जब भी आपको टाइम मिलता है क्या आप अभी भी किताबें पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ किताबें, आज मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ। विशेषकर स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़ता हूँ। सुबह हमारी 5 बजे से दिनचर्या शुरू होती है। योग व्यायाम से शुरू होता है, लोगों से मिलना जुलना। उसके बाद 10 बजे से शाम तक 8-9 बजे तक प्रोग्राम रहते हैं जिलों के, जैसा प्रोग्राम रहता है पार्टी का। और सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद आदरणीय मोदी जी का एक सपना था कि घर घर तक नल का कनेक्शन पहुंचाए। आज बुंदेलखंड में महोबा, हमीरपुर और झांसी का कुछ इलाका छोड़ दिया जाए तो 100% नल तक कनेक्शन। थोड़ा जालौन पिछड़ा है, लेकिन ये बाकी ललितपुर, ये जिलों में हम घर तक नल पहुंचा दिए। टेल तक पानी पहुंच रहा है, सिंचाई की सुविधाएं हैं। और केन बेतवा महत्वपूर्ण परियोजना राज्य के अंदर ये शुरू हो गई है। आने वाले समय में बुंदेलखंड में कोई पानी से प्यासा नहीं रहेगा और खेत को भी पानी का अभाव नहीं रहेगा, कमी जीवन। इसलिए एक अच्छा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जो डबल इंजन की सरकार है, केन बेतवा जुड़ जाने के कारण नदियों को जोड़ने का जो सपना था सरकार का, वो आज पूरा होने जा रहा है। सर, जब आप उरई वापस आते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आपने तो उरई का वो टाइम भी देखा है जब ना प्रॉपर रोड थी, ना फैसिलिटीज और वुमेन सेफ्टी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज जब आप देखते हैं कि उरई इतना डेवलप हो चुका है तो उस सफर को देखकर आपको क्या अनुभव होता है? कभी जब राष्ट्रवादी पार्टी और गरीबों की सोच वाली पार्टी जब सत्ता में आती है, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी 80 में पार्टी का नींव रखा, 84 में 2 सीटें आई। लोग अटल जी को चिढ़ाते थे। अभी 25 दिसंबर को जन्म जयंती था, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब 2 सीटें आई पार्टी की तो लोग चिढ़ाते थे कि हम दो, हमारे दो, सदन के अंदर भी बाहर भी। लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का कदम रुका नहीं। वह 2 सांसदों से लेकर देश में यात्रा उन्होंने किया, परिश्रम की पराकाष्ठा किया और विचारधारा के आधार पर वो आगे बढ़े। और जिसका परिणाम हुआ कि उन्होंने कहा बॉम्बे के अधिवेशन में, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। देश में कमल खिला, देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना, 4 लेन की सड़कें, चतुर्भुज योजना, ये पहली बार देश में देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी लाए।
पोखरण परमाणु और पोखरण, ये दोनों जो परीक्षण किया अटल जी ने किया, कारगिल युद्ध भी, तो देश का नाम और सड़कों गांव से जोड़ने का काम जो प्रधानमंत्री सड़क योजना था वो बहुत महत्वपूर्ण। और उसी काम को आज आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, बेटा जब ये सड़कें बनता है ना, जहां से सड़कें चिरते हुए निकलती हैं, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस या कोई एक्सप्रेस जब निकलता है ना, सड़क के किनारे की जो भूमि 10,000 रुपया बीघा में बिकता था, आज वो 1 करोड़ हो गया है, आज 4 करोड़ बीघा हो गया है। जब किसान के जेब में मुआवजा हो जाता है 2-2, 3-3 करोड़ ना, तो खिल जाता है। और उसी पैसे से 1 बीघा की जगह 50 बीघा जमीन दूर खरीद लेता है। और जब सड़क के किनारे अमरूद का दुकान लेकर और सब्जी और मटर गांव के किसान बैठता है और न मंडी टैक्स देता है, नगर पालिका का टैक्स देता है, वह शाम तक 200 रुपया बेचकर चला जाता है मटर, और 1 रुपया खर्चा ना, तो खुशहाली थे। सड़कों का जाल जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी राज के अंदर रोड का कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी और सड़कों का जाल, ट्रेन का कनेक्टिविटी, इसके कारण राज्य प्रगति कर रहा। उसके साथ उरई भी बहुत आगे निकल गया। गड्ढा युक्त सड़कें थी, गुंडागर्दी था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। 17 के पहले 5 बजे के बाद कोई बेटी बाहर नहीं निकल सकती थी। ट्रैक्टर खेत से लोग चुरा लेते थे। ट्यूबवेल पर कोई पानी देना चाहता था तो अपहरण हो जाता था। माँ उसकी इंतजार करती थी बेटी की मेरा पति लौट कर आएगा, घर पी के नहीं आएगा, इसलिए लोग दरवाजा बंद करके 5-6 बजे लोग गांव में सो जाते थे। आज गांव में 12 बजे तक लोग 10-11 बजे तक खेत का पानी देखते हैं, बैठे रहते हैं, गपशप करते हैं। ये कानून का राज है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद रात में 12 बजे कोई घूमे चाहे 1 बजे, पहले बेटा कोई 5 बजे के बाद नहीं। घर पर ट्रैक्टर रखा तो चोरी हो जाती थी, आज फावड़ा भी लोग चुराने में डरते हैं। ये सरकार है। जब सरकार अच्छी होती है, जब जातिवाद की सरकार नहीं होती, वंशवाद की सरकार नहीं होती, परिवारवाद की सरकार नहीं होती है, वंशवाद की, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं और जो बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं आदरणीय मोदी, जो बच्चों से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो अच्छी सरकार चलाते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश के साथ साथ उरई भी यहाँ से वहां तक पहुंच गया। अब जब निकलते हैं तो मैं स्वयं भूल जाता हूँ, रास्ता भटक जाता हूँ कि कहाँ से उतरे कि हम उरई पहुंचे। तो सड़कों का ऐसा जाल फैला हुआ है चारों तरफ से, हाईवे, नेशनल फॉरवर्ड, और सड़कों पर ऐसे ऐसे होटल बन गए हैं, ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट बन गए हैं, ऐसे ढाबा बन गए हैं, मैं ही भूल जाता हूँ कभी कभी, जो गली गली में घुमाऊं चारों तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। सर, स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि उरई में आपकी कोई फेवरेट जगह थी जहां आप दोस्तों के साथ बैठकर पॉलिटिक्स पर चर्चा किया करते थे? ये अच्छा किया बेटा, मैं अपने आप निर्णय कम करता हूँ, टीम का सुझाव लेता हूँ। उस समय छात्र संघ के टिकटों का वितरण था, तो जो हमारी टीम रहती थी 5-6 जो जमीन पर काम करते थे, उनसे डिस्कशन करता था, उनका मत बन जाता था तो वही मैं निर्णय कर देता था। संगठन में भी उनका मत बनता है तो उसी निर्णय कर देता हूँ। लेकिन कई वर्षों से रहने के बाद भी, महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहने के बाद भी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। उरई में कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन ब्लॉक प्रमुख बन रहा है, कौन जिला पंचायत सदस्य बन रहा है, कौन पार्षद बन रहा है, कौन नगर पालिका का चेयरमैन बन रहा है। अब पार्टी सक्षम हो गई है, यहाँ की कोर कमेटी है, तो कोर कमेटी निर्णय करती है और कोर कमेटी उसमें अब निर्णय करते हैं। पहले मैं रहता था तो 4-5 ऐसे थे, नाम नहीं ले सकता, सब छोटे छोटे लड़के ही थे, 10-12 लोग, उनको बुलाकर मैं चर्चा करता था कि ठीक रहेगा क्या, जीत सकता है क्या। तो मैं चुनाव हारा। उसके बाद छात्र संघ के सभी चुनाव हम लोग यहाँ जीते, और एक भी हमारा कैंडिडेट, एक आध बार हारा तो हारा, नहीं तो परमानेंट हम लोग छात्र संघ पर कब्जा किए। यहाँ भी, कालपी भी छात्र संघ का चुनाव जीतते थे हम लोग। और सबसे बड़ी बात रही कि जहाँ बैठा हूँ, ये भी कई सेट, नाम नहीं लेना चाहिए बेटा, कई लोग ऐसे थे जो दोपहर का भोजन वही करता था, मैं लोगों यहाँ करता था, घर का भोजन नहीं करता था। सुबह निकलते थे काम पर तो बाहर का भोजन, बाहर की गाड़ी, और उन्हीं गाड़ियों से हम प्रवास करते थे, दौड़ा करते थे। सर, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुनकर अच्छा लगा। अब हम थोड़ा बुक्स और रीडिंग कल्चर के बारे में बात करेंगे। सर, आज के डिजिटल ज़माने में जहां मोबाइल फ़ोन्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया हर वक्त साथ रहते हैं, आपके हिसाब से लाइब्रेरीज की इम्पोर्टेंस अभी भी उतनी ही है, खासकर जालौन डिस्ट्रिक्ट में जहां कम्युनिटी लाइब्रेरीज स्टूडेंट्स को फ्री रिसोर्सेज देती हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे प्लेसेस एक स्टूडेंट की लाइफ को कैसे बदल सकते हैं? बेटा,
अब क्या है, मोबाइल से अब पेपर पढ़ना चाहिए, उसकी संपादकीय बना, लाइब्रेरी में बैठकर पुस्तकों के साथ अब खेलना चाहिए और पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। संघर्ष, जैसे आज आदरणीय मोदी जी हैं, उनकी पुस्तकें हैं, संघर्ष कैसे चाय बेचते हुए यहां तक आए, तो पुस्तक आवश्यक हो गया बेटा। जो घरों की आदत बन गई है कि बेटियां नहीं, छोटी छोटी, तुम ही नहीं, मम्मी कभी कोई रील देख रही हैं और मोबाइल छोड़ाओ ना तो मम्मी भी तुम्हारी टीवी मोबाइल तोड़ देंगी, ये स्थिति घरों की है। बच्चे तो दूर रहा, इसलिए पुस्तकों के साथ खेलना चाहिए, पुस्तकों के साथ रहना चाहिए और पुस्तक को ही अपना सब कुछ बनाना चाहिए। पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज पुस्तक से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे। यदि हमारे जीवन में आरएसएस से यहाँ संपर्क में नहीं आता बेटा, नहीं आता, और मैं पूरा जीवन अपना दे चुका था कि संघ का प्रचारक के रूप में रहेंगे। जब भाई साहब की पोस्टिंग उरे में हुई तो हमें नहीं पता था, मैं कानपुर में प्रचारक था। एकाएक उन्होंने बुलाया महोबा में, वो चौकी के इंचार्ज थे, बोले बैठो। हम कि क्यों बैठो? बोला तुम्हारा शादी तय कर दिया हूं। तो एकाएक बैठना पड़ा, वही तिलक तय कर दिया। हमें पता नहीं बेटा, न लड़की देखे न बातचीत हुई, कुछ ने हमसे न बताए, और शादी तय कर दिया और तिलक जबरदस्ती कर दिया। फिर मैं प्रचारक से वापस आया, फिर विद्यार्थी परिषद में काम किया, संगठन मंत्री, फिर युवा मोर्चा में काम किया, फिर यहाँ तक पहुंचा। तो कठिन परिस्थितियों में लोग बढ़ते हैं, इसलिए जो देश के लीडर रहे, बहुत लीडर अच्छे और राजनीतिक क्षेत्र में बेटा तपस्वी लीडर रहे। सरदार पटेल को पढ़ो, बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ो, जितने लीडर्स देश के, गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान कश्मीर में दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन लिखा है और अंत्योदय साथ में लिखा है, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री। तो इनको पढ़ना चाहिए। एकात्म मानव दर्शन है क्या, अंत्योदय क्या है, ये सब के आधार पर आज मोदी जी सरकार चला रहे हैं। यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति जो है उसका पक्का मकान बनवा कर रहेंगे, शौचालय रहेगा, यानी उसको फ्री में भोजन रहेगा, उसके घर तक नल का कनेक्शन रहेगा, उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री और उसके बच्चों की चिकित्सा फ्री और शादी भी फ्री, ये व्यवस्था। इसलिए पुस्तकालय बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुस्तकालय खुला है और वास्तव में ये महत्वपूर्ण है और पुस्तकालय के साथ जुड़ना चाहिए और पुस्तक पढ़ना चाहिए अपने जीवन में। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ा, हिमालय का संत, पूरा पुस्तक खत्म किया बेटा। उनकी मैं पढ़ते पढ़ते एक दिन वो हिमालय पर जा रहे थे, लगभग 15-20 किलोमीटर चले, तो एक गुफा दिखाई दिया, तो सोचे विश्राम करता हूं, तो गुफा में घुसे। गुफा में 2 शावक खेल रहे थे, फिर उन्हीं शावकों के साथ वो बैठ गए ध्यान। जब तक उसकी माँ आई, जैसे गेट पर आई तो संत फिर उठे वहां से और उसको शेरनी को लगा कि ये बाहर निकलना। शेरनी 2 कदम पीछे हटी और वो बाहर निकल के संत आगे की यात्रा शुरू की, शेरनी अंदर गई। वो संत को शेरनी ने नहीं बोला, हिमालय के संत। मैं उनका पूरा पुस्तक, पूरा श्री राम मतलब अभी पूरा पुस्तक, तो पुस्तक पढ़ना चाहिए। एक से एक संत, एक से एक पॉलिटिकल, एक से एक वैज्ञानिक लोग, अब्दुल कलाम, मतलब एक से एक लोग हुए हैं देश के अंदर जिनको पुस्तक के साथ रहना चाहिए, पुस्तक के साथ आवश्यक है। अब लोग उससे छोड़कर लोग पुस्तकालय पर ही आएंगे, पुस्तकालय में बैठेंगे, अध्ययन करेंगे। सर, आपका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, लेकिन क्या फिर भी आप रेगुलर रीडिंग कर पाते हैं? और अगर हाँ, तो कौन सी फेवरेट बुक ने आपका करियर और माइंडसेट को सबसे ज्यादा शेप दिया है? स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक। स्वामी विवेकानंद जी बुक हमारे जीवन में बदला और आरएसएस से जुड़ने के कारण मेरे जीवन में बदला। जब से जुड़ा और आज तक अभी पीछे मुड़कर मन नहीं देखा। और दूसरी बात, अपने कर्म के प्रति जो दायित्व मिलता है उसके प्रति मेरा 100% समर्पण रहता है। यदि या सिंचाई विभाग हो तो मैं कोशिश करता हूं कि सिंचाई विभाग के किसी जेईई इंजीनियर का, किसी ठेकेदार का शोषण न हो। उसका हमारे विभाग में उसका 1000 रुपया ट्रांसफर पोस्टिंग में खर्चा न हो, टेंडर ठेका में कोई दलाली न हो, ईमानदारी से काम करे, जिसके कारण जनता को सुख मिलेगा। बेटा सिंचाई विभाग है, टेल तक पानी पहुंचेगा तो भूजल स्तर भी मेरा ठीक होगा और खेत को पानी में पहुंचेगा। इसलिए उसके साथ मैं बेईमानी नहीं कर सकता। तो जो भी दायित्व मिलता है अभी तक संगठन में, जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है अभी यहाँ तक, उसको ईमानदारी के साथ
परिश्रम की पराकाष्ठा, और वही मेरी पूजा है। संगठन अध्यक्ष रहे, चाहे युवा मोर्चा का अध्यक्ष, चाहे परिवहन मंत्री, सिंचाई मंत्री, उसी के प्रति मेरा समर्पण रहता है, विभाग के प्रति मेरा समर्पण रहता है और संगठन के प्रति समर्पण। सर, छोटे शहरों और गांव के स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आपको क्या लगता है जालौन कम्युनिटी लाइब्रेरी जैसे इनिशिएटिव्स ऐसे शहर, गांव और अमीर गरीब के बीच का एजुकेशन गैप कम कर सकते हैं? और सरकार और समाज मिलकर कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हर बच्चे को नॉलेज और किताब तक बराबर पहुंच मिले? अब बेटा, गांव से लेकर शहर तक बेटी, बच्चे और बेटियां, अब तुम्हें दोनों उदाहरण अपना ले लो। बड़े बड़े एंकर फेड हो जाएंगे, इतनी कम आयु में इतनी छोटा, मतलब जो खेलने की उम्र होती है, इतना ज्ञान अर्जित किया आप सबने, और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछना। तो आज गांव भी जब से आदरणीय मोदी जी 14 के बाद देश बदल गया, 14 के बाद राज्य बदल गया, 14 के बाद आमूलचूल परिवर्तन आया है। अब सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि बिना ज्ञान का कुछ नहीं होगा। और 2047 जो लक्ष्य रखा गया है कि हमारा देश कैसा होगा, और बिना ज्ञान के हम उस लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान के आधार पर ही, पढ़ाई के आधार पर भी, और पुस्तकालय के माध्यम से जालौन के गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचेगा, रोजगार भी पहुंचेगा, हर एक चीज के नॉलेज भी पहुंचेगा। ये लाइब्रेरी महत्वपूर्ण है। तो 2047 में भी ये लाइब्रेरी का एक महत्व योगदान होगा जालौन, जो बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र था, आज अग्रणी क्षेत्र में आ रहा है, आज आगे बढ़ रहा है। अब बुंदेलखंड के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। पहले जिस पर भूख से लोग मर जाते थे, बाना लोग भूख से मर जाते थे, आज कोई भूख से नहीं, भूख से सो भी नहीं, मरना तो दूर, सो भी नहीं सकता भूख से। जब से आदरणीय मोदी जी आ गए, एक भी जगह कोरोना के समय भी लोग पेट भरते थे। तो ये लाइब्रेरी महत्वपूर्ण है, और अब लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और जो हमें लगता है बेटा, हमें जो लगता है, आने वाला समय पैसे की लड़ाई नहीं होगी, धन वाले आगे नहीं बढ़ेंगे, ज्ञान वाले आगे बढ़ेंगे। अगली लड़ाई ज्ञान की है, और जिसके घर में बालक, बेटियां ज्ञान अर्जित करेंगी, उसको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान के साथ साथ दूसरा और आवश्यक है, ज्ञान अर्जित करने के बाद राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण है। यानी देश हमारा सब कुछ, परिवार बाद में, यानी लूट कर परिवार को बड़ा नहीं करना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश का नुकसान नहीं करना है। देश महत्वपूर्ण हमारे लिए, यानी ज्ञान मेरा देश के काम आवे, ज्ञान मेरा राष्ट्र के काम आवे। इसलिए ज्ञान जो अर्जित करेंगे वह राष्ट्र के लिए आवे और गरीब के काम। सर, आप जल शक्ति मंत्री और सिंचाई मंत्री हैं, और हम सब जानते हैं कि बुंदेलखंड रीजन में पानी कितना क्रूशियल इशू है। हमें लगता है कि पानी और पढ़ाई दोनों एक जैसे हैं। उनकी वैल्यू तब समझ में आती है जब वो कम पढ़ने लगते हैं। सर, आपको क्या लगता है लाइब्रेरी जैसे प्लेसेस सिर्फ किताब पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि वाटर कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट और सोशल अवेयरनेस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बन सकते हैं? जैसे यहाँ पानी बचाओ, जल संरक्षण, स्वच्छता और हेल्थ पर वर्कशॉप्स, पोस्टर्स और सेशंस हो। क्या आप ऐसे एफर्ट्स को फ्यूचर में सपोर्ट करना चाहेंगे? बेटा, ये चल रहा ऑलरेडी, सरकार ध्यान भी दे रही है। स्वच्छता अभियान आपने देखा, देश के प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही 80 घाट पर झाड़ू उठाया था। यानी 80 घाट काशी के, जिस घाट पर लोग बैठ नहीं पाते थे, गंगा जी में आचमन नहीं कर पाते थे, पैर नीचे नहीं उतार पाते थे, आज वो 80 घाट चमकते हैं। नमोमी घाट बन गया, कई घाट और नए बन गए हैं, और वो घाट पर आज रेस्टोरेंट, शाम को आप देखोगे बेटा ना, तो लगभग लाखों लोग उस घाट पर घूमते हैं, और रोजगार भी सृजन हो रहा है, और पानी का बचत, और शुद्ध गंगा जी में आचमन नहीं, अब लोग डुबकी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा दिव्य और भव्य कुंभ में 68 करोड़ लोगों ने उस जल में, लोग जहां डरते थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी, देश के सभी लोग भी, बड़े बड़े परिवार के भी लोग डुबकी लगाए। आज बुंदेलखंड जहां पानी से त्राहिमाम करता था, आज बुंदेलखंड में कई प्रकार के काम हुए हैं, जहां पर हैंड पंप भी छुट्टा सिंह एक बेल्ट में जो पानी छोड़ देता था गर्मियों में, अब पानी नहीं छोड़ता। गर्मियों में भी सभी तालाब हम लोग भरते हैं,
और चेक डैम से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच द रेन, ये पानी का बचत कैसे हो, जल संचय कैसे हो, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा बेटा। अगली लड़ाई जो विश्व का युद्ध का अगला विश्व जो युद्ध होगा पानी पर होगा, लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और आज नरेंद्र मोदी ने, पूरी दुनिया पानी पर लड़ेगी लेकिन हिंदुस्तान पानी में नहीं लड़ेगा। पानी हमारे लिए सुरक्षित रहेगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, जितना आवश्यकता उतनी पानी बर्बाद करना चाहिए। मोटरसाइकिल धोने के लिए, भैंस धोने के लिए पानी का नल टोटी लोग खोल दे, दिन भर चलता रहे। आज गांव में नल का कनेक्शन है, मैं देखता रहता हूं, बेटा टोटी खोल देते हैं, दिन भर नल चलता है। ध्यान से नल बंद कर, एक लोटा में पानी उसने बचा लिया ना तो बड़ा पुण्य किया है। एक लोटा पानी, जैसे अभी बोतल मिलेगा बिस्लरी, एक लोग घुट पीकर छोड़ देते हैं, उसको जेब में डालकर जाना चाहिए। जो शादियों में मिलता है ना बिस्लरी का बोतल, वो बोतल एक घुट पीकर छोड़े ना, उसको जेब में डाल के बाद में पिए। ये पानी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी कल्पना नहीं। कई देशों में लैट्रिन का पानी साफ करके पीने के लिए दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में आज भी हम लोग पर्याप्त, हमारे पास उत्तर प्रदेश में बेटा पर्याप्त नदियां हैं, अच्छी अच्छी नदियां हैं, और बाढ़ भी आता है, बाढ़ को भी हम कंट्रोल करते हैं और टेल तक पानी भी पहुंचाते हैं, और सभी नदियों का अच्छी पानी रहे। और बुंदेलखंड में पर्याप्त नदियां भी हमारी, केन, बेतवा, पहुंच, धसान, कई नदियां हैं, और सभी नदियां भी सुरक्षित रहें, न कब्जा हो और पानी भी घर घर पहुंचे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं बेटा, बुंदेलखंड में हर खेत को पानी, हर घर तक पानी हम लोग देंगे। सरकार गंभीर भी है और गरीबों के प्रति समर्पण भी। सर, हमें आज सिर्फ ये समझ नहीं आया कि लाइब्रेरी क्यों इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये भी कि अगर हम थोड़ा सा वक्त किताबों को दे दे तो हम अपनी सोच और फ्यूचर दोनों बदल सकते हैं। आपने यूथ को एक नया पर्सपेक्टिव दिया, जिम्मेदारी, पढ़ाई और अवेयरनेस का। जालौन कम्युनिटी लाइब्रेरी की तरफ से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो एक छोटा सा प्रॉमिस आज ही करना, लाइब्रेरी से जुड़ो और इस हफ्ते एक नई किताब शुरू करो। और इसी के साथ मैं आश्रिया निरंजन और मैं अक्षिता श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।